नमस्कार। ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करेंगे। इस फोरम की स्थापना सन 2018 में माइकल ब्लूमबर्ग ने की थी। फोरम का उद्देश्य विश्व अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए नेताओं का एक ऐसा समुदाय तैयार करना है जो आपसी विचार विमर्श से इन चुनौतियों का समाधान खोजें। फोरम की पहली बैठक सिंगापुर में और दूसरी पेइचिंग में आयोजित की गई थी। इनमें वैश्विक आर्थिक प्रबंधन, व्यापार और निवेश तथा जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ था। इस बार होने वाली बैठक में कोविड महामारी के संदर्भ में अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत बनाने और भविष्य की राह तय करने पर चर्चा की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। सम्मेलन की मेजबानी रूस कर रहा है। बैठक वर्चुअल तरीके से आयोजित की जाएगी और शिखर सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और सतत विकास। ब्रिक्स की 12वीं शिखर बैठक के दौरान बहुपक्षीय प्रणाली के सुधार समेत वैश्विक संदर्भ में अंतर ब्रिक्स सहयोग और अन्य प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के उपायों पर भी चर्चा होगी। आतंकवाद का मुकाबला, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा और लोगों के आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर आपसी सहयोग के बारे में चर्चा की जाएगी। भारत ब्रिक्स देशों के संगठन की अध्यक्षता करेगा और 2021 में 13वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। बिहार में नवनिर्वाचित 17वीं विधानसभा का पहला सत्र 23 नवंबर से शुरू होगा। सत्र का समापन इसी महीने की 27 तारीख को होगा। ये फैसला नवगठित राज्य मंत्रिमंडल की पटना में हुई पहली बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई इस बैठक में मंत्रिपरिषद के अन्य सभी 14 सदस्य उपस्थित थे। 15वें वित्त आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी। कोविड के दौर में वित्त आयोग शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में अगले 5 साल के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अनुपात का उल्लेख है। वित्त मंत्री ये रिपोर्ट और इस पर सरकार की कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट संसद में पेश करेंगी। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2021-22 से 25-26 की अवधि की ये रिपोर्ट सौंपी थी। इससे पहले आयोग ने इस महीने की 9 तारीख को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी थी। संघ और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा पिछले वित्त आयोगों के सदस्यों और अध्यक्षों तथा आयोग की सलाहकार परिषद के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। विचार विमर्श में विशेषज्ञों, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की भी राय ली गई। रिपोर्ट 4 खंडों में है। खंड 1 और 2 में मुख्य रिपोर्ट है। खंड 3 में केंद्र सरकार के सामने मध्यम अवधि की चुनौतियों और आगे की योजना का उल्लेख है। चौथे खंड में राज्यों का उल्लेख है और आयोग ने प्रत्येक राज्य की वित्तीय स्थिति का बड़ी बारीकी से विश्लेषण किया है और हर राज्य की स्थितियों के अनुरूप सुझाव दिए हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 93% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 40,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक 82,90,000 से अधिक रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में करीब 4,53,000 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 29,000 से अधिक नए मामलों का पता चला है। मृत्यु दर 1.47% है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 449 लोगों की मौत हुई है, जिन्हें मिलाकर देश में अब तक कुल 1,30,000 लोग इसका शिकार हो चुके हैं।
भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 8,44,000 से अधिक कोरोना परीक्षण हुए, जिन्हें कुल मिलाकर अब तक 12,65,00,000 कोविड परीक्षण हुए हैं। महाराष्ट्र के परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी और इस परियोजना से महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 71वीं कड़ी रहेगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप, माई गॉव पर अपने विचार साझा करने को कहा है। 1800-11-7800 पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश आप रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस कॉल करके SMS के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज भी सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांग्रेस और गुपकार गठबंधन पर यह आरोप लगाया है कि वो जम्मू कश्मीर को आतंक और अशांति के युग में वापस ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो दलितों, महिलाओं और आदिवासियों के उन अधिकारों को छीन लेना चाहते हैं जिन्हें केंद्र ने धारा 370 को हटाकर सुनिश्चित किया। अपने कई ट्वीट्स में उन्होंने कहा कि गुपकार गिरोह चाहता है कि विदेशी ताकतें जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप करें। उन्होंने गुपकार गठबंधन पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप भी लगाया। गृह मंत्री ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो गुपकार गिरोह के ऐसे कदमों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और रहेगा। श्री शाह ने कहा कि देशवासी अब राष्ट्रहित के विरुद्ध अपवित्र वैश्विक गठबंधन को स्वीकार नहीं करेंगे। खेल मंत्रालय ने हॉकी के ओलंपिक खिलाड़ी मोहिंदरपाल सिंह के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। श्री सिंह गुर्दे की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और इस समय डायलिसिस पर हैं। ये धनराशि पंडित दीनदयाल उपाध्याय खिलाड़ी कल्याण कोष से स्वीकृत की गई है और उनकी पत्नी शिवजीत सिंह को कल दे दी गई। हाल ही में खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने शिवजीत सिंह जी से मुलाकात की थी और कई जाने माने हॉकी खिलाड़ियों ने उन्हें मंत्रालय से आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया था। श्री सिंह जो भारतीय हॉकी टीम के कोच थे और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे, उन्होंने 1988 में समर ओलंपिक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो उस भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे जिसने 2007 में एशियन कप जीता। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की विधि समिति की अत्यावश्यक बैठक कल बुलाई गई है, जिसमें अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत इनपुट टैक्स की उधारी के लिए फर्जी बिल जमा करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में GST पंजीकरण प्रक्रिया को सख्त बनाने और फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए GST कानून में आवश्यक संशोधन तथा अन्य कानूनी उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। त्योहारों के इस मौसम में खादी उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री की वजह से खादी कारीगरों को काफी लाभ हुआ है। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्रमुख खादी इंडिया आउटलेट में 2 अक्टूबर से मात्र 40 दिनों के अंदर खादी की एक दिन में हुई बिक्री का आंकड़ा 1 करोड़ रुपए को पार कर गया है। खादी के इस वितरण भंडार में 13 नवंबर को कुल बिक्री 1 करोड़ 11 लाख रुपए रही, जो इस साल की एक दिन में सबसे अधिक बिक्री का आंकड़ा है। जब से लॉकडाउन के बाद व्यापारिक गतिविधियां शुरू हुई, तब से खादी की बिक्री का आंकड़ा इस वर्ष गांधी जयंती पर 1 करोड़ 2 लाख तक पहुंच गया था। इसके बाद 24 अक्टूबर को 1 करोड़ 5 लाख और 7 नवंबर को 1 करोड़ 6 लाख रुपए रहा था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील की वजह से बड़े पैमाने पर बिक्री हुई है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि खादी पसंद करने वाले लोगों ने ग्रामोद्योग क्षेत्र के कारीगरों को एक बड़ा सहयोग दिया है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक और निफ्टी आज तेजी के साथ खुले और शुरुआती कारोबार में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए। संवेदी सूचकांक 275 अंक की बढ़त के साथ 43,913 के नए शिखर पर पहुंचा और इसी तरह निफ्टी
74 अंकों की बढ़त के साथ 12,855 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। भारत बायोटेक ने कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन का तीसरा परीक्षण शुरू करने की घोषणा कर दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद की भागीदारी से किया जाने वाला ये परीक्षण 26,000 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। ये भारत में कोविड के टीके के लिए किया जाने वाला सबसे बड़ा क्लिनिकल परीक्षण है। परीक्षण को www.ctri.nic.in पर पंजीकृत किया गया है। भारत के औषध महानियंत्रक ने इसे स्वीकृति दी है। भारत बायोटेक भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद और राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान के सहयोग से कोवैक्सीन टीका बना रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई देशों, खासतौर से यूरोप और अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। महानिदेशक टेड्रोस एडहोम घेब्रेयेसस ने यूरोप और अमेरिका में कोरोना वायरस टीके के बारे में खुशखबरी के बावजूद ये कहा कि संक्रमण के मामले तो हर तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने घोषणा की थी कि संक्रमण के विरुद्ध उसका टीका इजाद करने का कार्यक्रम तीसरे चरण में 94.5% कामयाब रहा। फाइजर और बायोएनटेक कंपनी ने अपने टीके के बारे में घोषणा की है कि संक्रमण रोकने के लिए उनकी दवा 90% से अधिक असरदार है। स्वास्थ्य संगठन ने विश्व भर में कुल 54 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड मरीज होने की पुष्टि की है। इसमें 10,30,000 से ज्यादा कोविड मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण आज उत्तरी अरब सागर में आरंभ हो रहा है। इस अभ्यास का पहला चरण इस महीने की शुरुआत में पूरा किया गया था। दूसरे चरण में शामिल देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच जटिल प्रक्रियाओं के अभ्यास किए जाएंगे। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के विक्रमादित्य युद्धपोत और अमेरिकी नौसेना के निमित्ज युद्धपोत पर केंद्रित गतिविधियां रहेंगी। दोनों युद्धपोत 4 दिन तक अन्य पोतों, पनडुब्बियों और विमानों के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास करेंगे। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक पंगु संस्था बनकर रह गई और देशों को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण ये विश्वसनीयता के साथ कार्य करने में अक्षम है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सार्वभौमिक राष्ट्रों के सदस्य होने के बावजूद अंतर सरकारी वार्ताएं गंभीर और सार्थक प्रक्रिया के स्थान पर विश्वविद्यालय स्तर की चर्चा का मंच बन गई हैं। श्री तिरुमूर्ति कल रात संयुक्त राष्ट्र आम सभा के 75वें सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, अंतर सरकारी वार्ता में सुधार की जरूरत को लेकर जोशीले वक्तव्यों को सुनने के अलावा 1 दशक से भी अधिक समय में कुछ भी बदला नहीं है। और इसके साथ ही ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। जुड़े रहिए हमसे, सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। सामयिक वार्ता, विषय कोविड समय में इसरो ने लॉन्च किया पहला उपग्रह। आलेख वरिष्ठ विज्ञान समीक्षक विमान बसु का। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, 17 नवंबर 2020 के लिए। कोविड-19 महामारी की मौजूदा चुनौतियों के बावजूद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बंगाल की खाड़ी के पास सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से साल 2020 का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 के साथ इस उड़ान में 3 देशों के 9 छोटे कस्टमर उपग्रह भी भेजे गए। विदेशी उपग्रहों में लिथुआनिया का एक प्रायोगिक उपग्रह, लग्जमबर्ग के 4 समुद्री प्रयोग उपग्रह और अमेरिका के 4 दूरवर्ती संवेदन उपग्रह शामिल थे। इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन या PSLV C-49 पर सवार सभी उपग्रह क्रमबद्ध तरीके से प्रक्षेपण के बाद उनके निर्धारित कक्षाओं में स्थापित कर दिए गए। पिछले साल 11 दिसंबर के बाद से इसरो द्वारा प्रक्षेपित ये पहला उपग्रह है। पिछले साल प्रक्षेपित किया गया PSLV C-48 भी ऐसा ही पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था जैसा शनिवार को प्रक्षेपित किया गया। इसरो ने इस साल जनवरी में संचार उपग्रह GSAT-30 भी अंतरिक्ष में भेजा था, लेकिन इसे फ्रेंच गुयाना से
एरियन रॉकेट से भेजा गया था। उसके बाद कोरोना विषाणु महामारी की वजह से इसरो द्वारा किए जाने वाले प्रक्षेपण बाधित हुए। इसरो ने 2020-2021 वित्त वर्ष में 20 से ज्यादा उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना बनाई थी। इनमें उच्च स्तरीय अभियान शामिल थे, जैसे कि सूरज के लिए पहला अनुसंधान मूलक अभियान आदित्य L1, मानव रहित गगनयान और भारत की पहली मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान से पहले की तैयारियां आदि। आधे प्रक्षेपण EOS-01 जैसे पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के किए जाने थे। 630 किलोग्राम भार वाला EOS-01 पृथ्वी अवलोकन वाला ऐसा उपग्रह है जिससे कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन क्षेत्रों में मदद मिल सकेगी। ये हर प्रकार की स्थिति में कार्य करने वाला रडार छवि उपग्रह है और पिछले साल प्रक्षेपित की गई RISAT-2B तथा RISAT-2B-RI उपग्रहों के साथ मिलकर कार्य करेगा। इस उपग्रह का उपयोग सीमा निगरानी के लिए भी किया जाएगा ताकि उपद्रवी घुसपैठ और आतंकरोध गतिविधियों को रोकने में मदद मिल सके। इस प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने कहा कि ये अभियान इसरो के लिए बहुत ही असाधारण और खास था, क्योंकि घर से काम करते हुए अंतरिक्ष गतिविधियों से जुड़े काम नहीं हो सकते, लेकिन महामारी के मौजूदा दौर में यही नियम बन गया। हर अंतरिक्ष इंजीनियर को ऐसे प्रक्षेपण के समय प्रयोगशाला, उद्योग और विभिन्न क्षेत्रों में सभी जगह उपस्थित होना पड़ता है। लेकिन उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि ये एक बड़ी उपलब्धि स्वास्थ्य नियमों का पालन करते हुए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हासिल की गई है। इस सफल प्रक्षेपण ने एक बार फिर PSLV रॉकेट पर पूर्ण भरोसे का प्रदर्शन किया है। अभी तक 51 प्रक्षेपणों में से इस रॉकेट को एक बार आंशिक विफलता और केवल 2 बार विफलता का सामना करना पड़ा है। 2008 में भारत के पहले चंद्र अभियान चंद्रयान 1 और मार्च 2013 में मंगल के कक्षा अभियान प्रक्षेपण के लिए भी PSLV का इस्तेमाल किया गया था। PSLV के पिछले सफल प्रक्षेपणों से बढ़े हुए हौसले के बाद इसरो कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को प्रक्षेपण सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। अभी तक 27 प्रक्षेपणों द्वारा 33 देशों के 319 विदेशी उपग्रहों को कक्षाओं में स्थापित किया गया है। इन देशों में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इटली, जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, तुर्की, कनाडा, डेनमार्क आदि देश शामिल हैं। उपग्रह प्रक्षेपण की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इसरो ने विभिन्न चरणों से जुड़े कार्य करने के लिए 3 निजी कंपनियों के साथ अनुबंध किए हैं। इसरो को आशा है कि इसमें निजी उद्योग भी उपग्रह विकास का हिस्सा बन सकेंगे। वर्तमान समय में इसरो का 12 से 18 उपग्रह प्रति वर्ष प्रक्षेपित करने का लक्ष्य है। इसरो अब भारतीय जमीन से पहले भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। 2022 में देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ से पहले पृथ्वी की निचली कक्षा में पहला भारतीय दल भेजने की योजना है। पिछली सफलताओं को देखते हुए इस लक्ष्य के पूरा होने की भी आशा की जा रही है। नमस्कार, समाचार पत्रों से के 17 नवंबर के अंक में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं अलग अलग समाचार पत्रों की सुर्खियां और संपादकीय लेख। विभिन्न समाचार पत्रों ने विविध विषयों को संपादकीय का विषय बनाया है, साथ ही अलग अलग सुर्खियां भी प्रकाशित की हैं। बिहार में कल नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने को लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नीतीश ने 14 मंत्रियों के साथ संभाली बिहार की कमान। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 7वीं बार बिहार के सीएम बने नीतीश। पंजाब केसरी लिखता है, बिहार में फिर नीतीश सरकार। नवभारत टाइम्स लिखता है, टीम नीतीश में बीजेपी हावी, विभाग बंटवारे की चुनौती। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, नीतीश 20 साल में 7वीं बार सीएम। भाजपा ने तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया है।
देश भर में कोरोना संक्रमण के कारण सरकार इस साल संसद का शीतकालीन सत्र और बजट सत्र एक साथ करा सकती है, अमर उजाला ने लिखा है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी होने और इसके कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने की खबर अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, सीजन में पहली बार 25.8 डिग्री पहुंचा अधिकतम पारा। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली के दिन सर्द होंगे। उत्तर पूर्व राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में बारिश के अनुमान के बीच राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, 2 दिन में 4 डिग्री तक गिरेगा पारा। पत्र ने कुफरी में पहले स्नोफॉल का आनंद लेते हुए सैलानियों का चित्र प्रकाशित किया है। उत्तराखंड में केदारनाथ और यमुनोत्री धामों के कपाट भारी बर्फबारी के बीच कल से शीतकाल में बंद होने की खबर दैनिक ट्रिब्यून में है। हिंदुस्तान ने सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 के ड्राफ्ट जारी होने को सुविधा शीर्षक से अपनी सुर्खी बनाया है। नई नौकरियां 3 दिन में पता चलेंगी। सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को भी सरकार के खास पोर्टल पर देनी होगी ये जानकारी। दुनिया के पहले निजी अंतरिक्ष यान स्पेसएक्स के कल अमेरिका के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए रवाना होने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, 27 घंटे की यात्रा पूरी करने के बाद ये रॉकेट आज सुबह लगभग 9:30 बजे निर्धारित स्थान पर पहुंच जाएगा। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय सबसे बड़ा समझौता में लिखा है, 10 आसियान देशों का चीन, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर किया गया RPEC यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समझौता दीर्घकालिक स्तर पर वैश्विक व्यापार के स्वरूप को प्रभावित करने वाली बेहद महत्वपूर्ण घटना है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से होता है कि समझौते में शामिल 15 देश मिलकर ग्लोबल GDP के करीब 30% हिस्से को कवर कर लेते हैं। समझौते को लेकर बातचीत हालांकि 2012 से ही चल रही थी और शुरुआती सालों में इसमें भारत भी शामिल था, लेकिन 7 साल विभिन्न दौर की बातचीत चलने के बाद जब चीजें निर्णायक चरण में पहुंचकर ठोस शक्ल लेने लगीं, तो भारत को एहसास हुआ कि लाख कोशिशों के बावजूद प्रस्तावित समझौते को एक हद से ज्यादा बदला नहीं जा सकता और अपने अंतिम रूप में ये भारतीय खेती तथा कृषि आधारित उद्योगों को बुरी तरह प्रभावित करेगा। लिहाजा पिछले साल इस समझौते से उसने खुद को बाहर कर लिया। बावजूद इसके दुनिया के इस सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावों से खुद को अछूता रखना भारत के लिए संभव नहीं होगा। पूर्वी देशों के बाजार में संभावनाएं तलाशने का काम भारत अभी ठोस ढंग से शुरू भी नहीं कर पाया है, जो इस समझौते के लागू हो जाने के बाद और भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर इससे भी बड़ी चुनौती इन देशों के सस्ते माल से विश्व बाजार में अपनी जगह सुरक्षित रखने की होगी। भारत भले ही RPEC समझौते का हिस्सा ना हो, पर इन सभी देशों से उसके अच्छे व्यापारिक रिश्ते हैं। चूंकि ये समझौता विभिन्न देशों के लिए एक दूसरे से कच्चा और अर्ध निर्मित माल खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देगा, लिहाजा इसका सीधा परिणाम ये होगा कि भारत अपनी तरफ से टैक्स में अतिरिक्त छूट न दे तो भी इनका माल भारत के बाजार में पहले से कम कीमत पर आने लगेगा। स्वाभाविक रूप से इससे भारतीय कंपनियों की चुनौतियां बढ़ जाएंगी। ये स्थिति दुनिया के अन्य बाजारों में भी भारतीय कंपनियों के उत्पाद के लिए कंपटीशन में टिके रहना मुश्किल बना सकती है। अच्छी बात यह है कि ये समझौता तत्काल लागू नहीं होने जा रहा। सभी संबंधित देशों को अपनी अपनी संसदों से इसकी पुष्टि करानी होगी, जिसके लिए 2022 तक की समय सीमा रखी गई है। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है 7वीं बार शपथ। संपादकीय में लिखा गया है, बिहार में शांतिपूर्ण ढंग से नई सरकार का गठन ऐतिहासिक और स्वागत योग्य है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में जीत के बाद नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जब राज्यपाल फागू चौहान उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे थे,
तब सारे देश की निगाह बिहार पर थी। पिछले कार्यकालों की तुलना में उनका ये नया कार्यकाल बहुत निर्णायक होने वाला है। इस बार कहीं ज्यादा आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के साथ लोग उनकी ओर निहार रहे हैं। सबको साथ लेकर चलने के अलावा खास तौर पर भाजपा के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलना उनके लिए इस बार ज्यादा जरूरी है। कहा जा रहा है कि प्रति 3.5 विधायक पर 1 मंत्री बनाने का फॉर्मूला बना है, तो जाहिर है सरकार में भाजपा के चेहरे इस बार ज्यादा होंगे। भाजपा के इन सभी चेहरों को भी ये ध्यान रखना होगा कि एनडीए की सरकार बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका सबसे ज्यादा है। अतः सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होनी चाहिए कि केंद्र सरकार की तमाम जनोपयोगी योजनाओं को 16 आना लागू किया जाए। केंद्र द्वारा आवंटित धन का अधिकतम सदुपयोग हो। जदयू को भी छोटी छोटी नाराजगी के इजहार से बचकर चलते हुए खुद को फिर खड़ा करना है। बेहतर काम से अपने विरोधियों को जवाब देना है। शराबबंदी जैसी महत्वाकांक्षी नीति के बारे में ठोस फैसले और निगरानी की जरूरत है। शराबबंदी दिखावा नहीं होनी चाहिए और उसकी बिक्री के आपराधिक तंत्र को जल्द से जल्द उखाड़ फेंकना चाहिए। एक बड़ी चुनौती रोजगार की है। लोगों और युवाओं को पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार से ज्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि लोग विपक्षी पार्टियों से भी ये उम्मीद करेंगे कि वे बिहार को आगे ले जाने में सरकार का साथ दें। ताकतवर विपक्ष देकर राज्य के लोगों ने जो संदेश दिया है, उसे राज्य के दोनों पक्षों को समझना चाहिए। बहुत कुछ सरकार पर निर्भर करेगा कि वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े ताकि उसे कम से कम विरोध का सामना करना पड़े। ये नीतीश कुमार का सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री के रूप में उन पर बिहार के लोगों और सहयोगी दलों ने सबसे ज्यादा भरोसा किया है। इतना मौका लोग शायद ही किसी नेता को देते हैं। केवल बिहार ही नहीं बल्कि देश की उम्मीदों पर खरा उतरना और अपनी छवि को और विराटता देने का ये स्वर्णिम मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे समाचार पत्रों से नीलम मलकानिया से, जिसमें हम लेकर आए थे आपके लिए संपादकीय लेख और अलग अलग समाचार पत्रों की सुर्खियां। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का यूट्यूब कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।